बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, आज हम बात करना चाहते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। और आज मेरे मेहमान हैं जनाब अब्बास पार साहब, जो कि पहले भी कितनी बार तशरीफ ला चुके हैं। कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। अब्बास पार साहब, वेलकम टू दी शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। जनाब, सबसे पहले तो ये बताएं कि रोज़ा तो नहीं तंग कर रहा आपको? नहीं, माशाल्लाह ठीक है। अभी जवान आदमी हूँ डॉक्टर साहब, जब आपकी उम्र में पहुंचूंगा तो शायद कुछ। नहीं, दो चीज़ें होती हैं, या रोज़ा तंग करता है रोज़े वाले को, तो या बंदे तंग करते हैं रोजे को। आप रोजे को तो नहीं तंग कर रहे? ना मैंने रोजे को माशाल्लाह तंग कर रहा हूँ जनाब, तो बंदों से तो मिलता ही नहीं, ऐसे तंग की जरूरत नहीं, रिटायर्ड आदमी हूँ। अच्छा आराम से मजे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, रोजा ठीक जा रहा माशाल्लाह है। इंशाल्लाह माशाल्लाह, सो फार सो गुड। अच्छा, इसमें जिसको तो मैं बातचीत करना चाहता था, सबसे पहले तो यानी कोविड-19 ने जरा बहुत तंग किया हुआ है, खास तौर पर इंडिया में और पाकिस्तान में। या पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। जी जी। अच्छा, उसमें देखिए, आपसे बात करने से पहले ना, थोड़ा सा हुआ ये कि मैंने LBC रेडियो है ना, जो सबसे बड़ा रेडियो है जहाँ पर डिस्कशन होती है पॉलिटिकल मैटर्स पर, तो वहाँ पर एक खातून है, इंडिया की हैं, और ये भी, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उसका ताल्लुक हिंदू मज़हब से है। तो वो गिला शिकवा कर रही थी कि वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है। उसकी वालदा जो है ना, वो दिल्ली में है। तो वो बयान कर रही थी भाई, ये हालत है कि इन्हें कभी सोची भी नहीं थी। और फिर ये कह रही है कि उसने, जो होस्ट ने पूछा भी, क्या मोदी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही? तो कहती है कि मोदी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो कोरोना नहीं है। उसकी प्रायोरिटी ये है कि राइट विंग पॉलिसीज़ को कैसे एडवांस करना है, कैसे पुश करना है, इंतवाता की पॉलिसीज़ को उसने कैसे लागू करना है, और किस तरीके से वोटर्स को जीतना है। और उसकी उसने उसने मैं कोट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो उसने साथ ये कहा है कि अगर कोविड-19 कंट्रोल हो या ना हो, इससे वोट्स में इजाफा नहीं होगा उसको। वोट्स में इजाफा उसी सूरत में होगा जब वो राइट विंग पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा। तो इससे सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो रही है। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया सर। ये वाकई है, असल में इशू इंडिया और पाकिस्तान का ये हुआ कि जब पहली और सेकंड लेयर आई उस वक्त असल में कोई एहतियात ज़्यादा बरती नहीं गई, क्योंकि इस वक्त शायद मौसम की वजह से या किसी भी वजह से उस वक्त मामला अंडर कंट्रोल रहे। इनमें मैं नहीं कहता हिंदुस्तान के मुतालिक तो मैं ज़्यादा नहीं कि जानता था, या मैं कह सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के मुतालिक तो डेफिनेटली वो अल्लाह का ही फजल हुआ वहाँ पे, जो इतने ज़्यादा अमवात नहीं हुई। क्योंकि लोगों का देखो, हुकूमत का देखो, हर चीज़ का देखो सुमी हाल है। और जहाँ को उस लेडी ने फरमाया है कि वो राइट विंग का या मोदी साहब का इलेक्शन का, तो उनका कोविड-19 के बारे में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान की हालत भी उससे भी बदतर है। वो कम अज कम गालियां तो नहीं दे रहे। ये यहाँ पर सुबह, अब रमजान के महीना जा रहा है, रमजान के महीने में गालियां बकी जा रही हैं, मुंह गंदा किया जा रहा है। कोई समझ नहीं आती कि ये कौन सी मखलूक खुदा इस पाकिस्तान पर हुकूमत के लिए आ गई है और उनका असल मकसद क्या है। उधर भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। मोदी सरकार से बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें, कोई आस उम्मीद को वाबस्ता चीजें थी कि वो होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हम तो दुआ गो हैं जी कि अल्लाह ताला दोनों ममालिक में अपना फजलो करम करे। वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जू है, कोई भी है, अल्लाह ताला जो है ना इंसानों को बचाए और इस मूजी मर्ज से महफूज रखे। अक्सर लोग इसमें गिले भी करते हैं कि भाई आप लोग सिर्फ मुसलमानों के लिए दुआ करें, इंसानों के लिए कहा दुआ ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब, मुसीबत ये है कि जो मेरा रब है ना, वो रब्बुल आलमीन है, यानी दुनिया जहान का रब है वो। या तो मैंने एक चीज को पूछता हूँ या उसकी इबादत करता हूँ, फिर तो ठीक है। शायद ये बात मेरी किसी के समझ में ना आए, लेकिन मेरा रब जो है रब्बुल आलमीन है। और मेरा नबी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमतुल लिल आलमीन है। अच्छा, जब यहाँ सारी आलम का अगर एक रब है, तो मैं उससे सिर्फ अपनी जात के लिए क्यों मांगू, सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों ना मांगू? क्या उसके पास कोई कमी है रहमतों की? कोई लिमिट तो नहीं है उसके पास? ये 5 किलो उसके पास है, अभी 4 किलो इंडिया वाले ले जाएंगे, बाकी 1 किलो बाकी बचेगा। वो तो सिस्टम नहीं है ना। उसके बेशुमार रहमतें हैं उसके पास, जिसको जी चाहे वो दे। लिहाजा मेरी सोच है कि सब इंसानों के लिए रहमत की दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इससे। बट साहब, जो कुछ अभी आपने कहा इस पर, नसीम ज़हरा जो पाकिस्तान की एक बड़ी
मशहूर साफ़ी भी हैं, टीवी जी, एंकर हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने ट्वीट किया कोई आधा घंटा पहले की बात है, तो वो कहती हैं कि स्पेशल दुआज़ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। यानी जो बात हुँ, आपने की है वो भी उसने इस तरीके से कही है। कह रही है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, द रब ऑफ हुँ। ऑल मैनकाइंड, यानी कि रब जो है ना सिर्फ़ एक मज़हब का नहीं है, सबका रब है, ठीक है जी। तो जो फिर कह रही मज़हब है वाले भी नहीं, उनका भी है। जो कहते हैं खुदा है ही नहीं, वो हाँ। उनका भी खुदा है। तो वो कह रही हैं कि बहुत हालात ख़राब हैं, तो मैंने यानी उसने ये बात की है, बहुत से जो लोग हैं हमारे भी तरफ भी इंसाफ़ पसंद हैं, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। वो कहेंगे कि अच्छा चाहिए आप काफ़िरों के लिए दुआ कर रहे हैं। फिर काफ़िर भी तो इंसान है ना, तो अल्लाह ने सबको पैदा किया ना। लेकिन हमारे यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब बात ये है कि मुसलमान मरे, हिंदू मरे, काफ़िर मरे, कोई मरे, जो नुकसान उसके पीछे वुसाक होता है, वो तो सबका बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें तो कोई कमी किसी को नहीं। ये नहीं कि एक को ज़्यादा दर्द हो जाता है, मुसलमान को ज़्यादा दर्द होता है, हिंदू को कम होता है। वो भी उसी तरह अटैचमेंट होते हैं उन लोगों से जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, जिस अभी तरह हाँ, हम अटैच हैं। अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अल्लाह पाक रहम करे हम सब पर। अच्छा, अल्लाह का लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो हम यही बात करना चाहते थे भई, ये जो ट्रेजेडी हिट कर रही है इंडिया एंड टू लेसर एक्सटेंट पाकिस्तान, अल्लाह पाक रहम करे और इसका कोई हल निकल आए, कोई पता, हालात तो खैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। जी, मैं जी, जी। अब कल देख रहा था रात को, मेरे पास कुछ वीडियोज़ आई हैं कि किस तरीके से आम तौर पर जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो नज़र आतिश करते हैं अपनी बॉडीज़ को, इंडिविजुअली करते हैं। तो यहाँ पर इस वक़्त ये था कि वो इज्तिमाई तौर पर ना किया जा रहा था, तो बड़े हालात ख़राब हुँ, बता रहे थे। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बट जी, लेट्स जी। होप के अल्लाह पाक मेहरबानी करें। अल्लाह करम करे जी सब पे। अल्लाह अच्छा, ताला आगे अपना जनाब मैं बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का आपने ज़िक्र किया, तो पाकिस्तान की तो प्रायोरिटीज़ ही कुछ हो रही हैं सारी टोटली। जिस गवर्नमेंट का आप कह रहे हैं वो गालियाँ देती है, तो अब जो कुछ इंसान के पास होता है वो वही देता है ना। जो कि उनकी तरबियत का हिसाब वही करेंगे। तो लेकिन ये खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है वो तो बड़े संजीदा, मैच्योर जो हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो उन्होंने भी जो बात की है कौमी असेंबली में जूते की और किसको, स्पीकर को मारने की, तो ये भी तो बात इतनी पॉजिटिव नहीं है। क्या ख्याल है आपका? मेरे तो सर पॉजिटिव क्या, ये तो बिल्कुल नेगेटिव बात है। डेफ़िनेटली पॉज़िटिव नहीं है और उस पे वो खाकान अब्बासी साहब का मैं कल कुछ इंटरव्यू देख रहा था, कहते थे मैं शर्मिंदा भी हूँ इस चीज़ पे। हुँ। लेकिन अगर ये हरकतें इनकी वही रहीं जो अभी तक हैं, तो फिर डेफ़िनेटली जूते से भी आगे जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा। लेकिन इंसान जितना मर्ज़ी सब्र क्यों ना हो, हुँ, उसकी एक लिमिट होती है। हुँ, आप किसी भी इंसान को चौका दे दें, चौका-चौका पहाड़ी ज़ुबान में कहते हैं, चौका देते रहेंगे, आखिर वो भी तंग आके ना, हुँ, आपने टक्कर मारेगा कहीं न कहीं जाके वो। हुँ, वो साहब खाकान अब्बासी साहब का वो अपोज़िशन को वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। हुँ, सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट हैं, फीमेल नून के, हुँ। और उनको बात नहीं करने दे रही थी, तो बेचारा क्या करता? मैंने वैसे बहुत बार उनको सुना, उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनकी तकरीरें भी सुनी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने किसी किस्म की बदतमीज़ी की हो। तो यकीनन कोई ऐसी हरकत हुई है हमारे साहब से, जिन्होंने फिर उनको आखिर उनको कहना पड़ा कि भाई मैं जूता मारूँगा। और बल्कि बाद के में जो इंटरव्यू है उसमें उनको बार-बार पूछा गया, ये नहीं वो गुस्से में कहा उन्होंने। ये जो बात गुस्से में की जाती है उसको बार-बार दोहराया नहीं जाता। इंटरव्यूज़ में उन्होंने दोहराया, 1-2 प्रोग्राम उसके बाद मैंने देखा उनको दिखाया कि उन्होंने बार-बार यही कहा, अगर ये उन्होंने अपनी हरकत बंद ना की, तो मैं डेफ़िनिटली यही काम करूँगा। उसमें लिहाज़ा ये बात गुस्से अच्छा, वाली नहीं थी, बात चुक्के वाली थी। उसमें उसमें बात ये थी कि वो ठीक है भई, स्पीकर उनका है वो गैर जानबदार नहीं है। लेकिन एक बात ये आती है ना कि ये जो पॉलिसी थी या ये जो उन्होंने करारदाद पेश की थी, तो ये तो एक बड़ा मुक़द्दस यानी करारदाद थी न, जो वो इसके जो कुछ लिखा हुआ था मैं उससे एग्री नहीं करता सब चीज़ों से। लेकिन उसमें यानी ये पीटीआई की तो करारदाद नहीं थी ना, तो ये तो एक प्राइवेट मेंबर ने किया, उनको इतनी भी अखलाकी तौर पर ज़रूरत नहीं हुई या इतना साथ में लफ्ज़ ये कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हुँ, ये भी हाँ, होती है। हैं? अच्छा, अभी हाँ, मतलब होती है। अगर आप ये समझते हैं कि ये जो काम है ठीक है आप जो कर रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए ये ज़रूरी है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को शर्म आती थी इक़रादात पेश करने में? क्या शेख रशीद को उन्होंने शर्म इतने आती नेक काम पहले थी? किए हैं, उनको मज़ीद नेक काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये कि नेक काम किसी और के हवाले कर देते हैं। हुँ। नहीं तो इससे यानी लोग ये वो देख रहे हैं सारे कि वही फिर प्रोग्राम है कि वो जिसको नहीं कहते घुंघलों से मिट्टी लाना, हुँ, उन्होंने घुंघलों से मिट्टी उतारनी थी।
वो वहां पर कर दी। सबसे मुझे पहली बात बताएं कि मैं डे 1 से इस चीज का कायल हूं कि जो ये नवंबर में गालबन या नवंबर दिसंबर में ये इन्होंने मायदा किया था उनके साथ। हाँ। पहली बात है, ये मायदा करने की जरूरत क्यों थी? क्या क्या मकसद है इस सारी चीज का मायदा करने का? अगर कोई इश्यू है कि भाई बैठे आओ, बैठाएं, हमने उनसे बात करें। जो बात आज आप कर रहे हैं, जो 50 इस्लामी ममालिक को आप लीड करने के चक्कर में पड़े, वैसे लीड आपने वजीर नहीं हो रहे हैं, जो हर बार को 6-6 वजीर चेंज हो रहे हैं बेचारे, वो लीड उनको नहीं कर रहा है, तो 50 इस्लामी ममालिक को लीड करेगा। एक फोन की कॉल आती है तो सारी कॉन्फ्रेंसें खत्म हो जाती हैं, जाना ही बंद हो जाता है। उन्हें वो जिस गुस्से में जिस आदमी आके की सऊदी अरब कहता है मेरा दाज मंगा नहीं, वो तो वो लिसेने जो कम होना, हम्म, वही काम हुआ। द कट मड़ा दा रखा है, हम्म। गानी तो गल मेरी मान। तो ये 50 इस्लामी ममालिक को ये लीड करेंगे, खुदा के लिए यार अपनी कौम को तो लीड करके देख लो, अपनी हुकूमत को लीड क्या करके देख। बट वेरी रियलिस्टिकली क्या ये आदमी किसी खुशफहमी में है या लोगों को बेवकूफ बना रहा है? जिसकी अपनी हैसियत ये है कि सऊदी अरब से फोन आता है तो इसने जो तयशुदा प्रोग्राम था जाना था मलेशिया में वो नहीं गया एक फोन पर। तो वो ये दावा कर रहा है कि वो 50 मुल्कों को लीड करेगा, हालांकि तो मुल्क तो 57 है मुसलमानों के, ठीक है, तो उनको लीड करेगा। क्या इसकी ये हैसियत है? ये तो वही बात होती है ना कि गाँव का जो मरासी है वो कहे जी भी मैं बड़े चौधरी हूँ, मैं राजीनामा करा दूंगा या ये मसला मैं लीड करूंगा। तो ये इसकी क्या हैसियत है? सर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इस मुल्क की हालत देख लें, 3 साल होने को आ रहे हैं, जो हालात इस मुल्क के बन गए हैं, जो कल्चर बना दिया गया है, ये जानबूझ के ये कल्चर बना दिया गया है इस वक्त, क्योंकि इनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है। लिहाजा इनका मायार ही यही है कि कोई कितनी गालियां देता है, इसलिए वो इतना बड़ा वजीर है, इतना बड़ा एक्सपर्ट बन जाता है, उसको बना दिया जाता है लोगों के, क्योंकि दे कांट डिलीवर एनीथिंग, दे हैव नथिंग टू डिलीवर। ये कुछ जानते ही नहीं है बेचारे। 2 साल गुजारने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ था कि भाई ये तो मुश्किल मरहल है, ये सोच ही नहीं थी उनके, भाई काम करना क्या सा है हमने। उसी सोच के नतीजे में जो आपके सामने है वो इस वक्त देख लें आप। अच्छा और जहां तक ये खत्म नबूवत का या हुर्मत रसूल का तल्लक है सर, ये इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। हो सकता है मेरी कुछ बातें किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरा एक दावा है कि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला अपने नबी के साथ शायद कम कोई होगा। नहीं सर, एक इजराइल है, मेरे में डोर यार को एक तो मिनट, एक मिनट ठहरिए यार। हेलो हेलो सॉरी ना। जनाब आप चले गए थे, मैं भी चला गया था, कोई बात नहीं है, पता नहीं मुझे एडिट करने का पता नहीं है अब क्या। वो अच्छा, बात तुम आ गए बच्चे तो उस चक्कर में चला गया मैं। अरे मेरे भी घर पे बाहर को जोर 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 से ना जा रहा था हाँ। और बेल तो एनीवे। अच्छा बात में ये करना चाहता था कि जो सॉरी आप बात कर रहे थे कि जो आप बात करने जाते हैं नामूस से रिसालत के। मकसद ये थी, बात बात यहाँ पर आ जाती है नामूस रसालत की। वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इस चीज की तशहीर गलत कामों की जब खाके बने उस वक्त ही हम मुसलमान खुद कर रहे हैं। हम्म, ये को आज की बात नहीं है, नामूस रसालत पे ये हमले सदियों से होते आ रहे हैं, लेकिन चीजों की तशहीर नहीं की जाती थी। तशहीर करने का मकसद क्या, किसी को तशहीर करने से चीजों को फैलाया जा रहा है। अब ये साबित करना कि भाई मुझसे बड़ा जो है वो हजूर से प्यार करने वाला कोई नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हर मुसलमान को ओढ़ना बिछोड़ना जितनी मोहब्बत उन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी से नहीं हो सकती। जिन्हें हजूर से प्यार नहीं है मेरे कागजों में, वो तो मुसलमान ही नहीं है। हम्म, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मेरी औलाद, मेरे बाल बच्चे, मेरे माँ बाप, मैं कुर्बान हो जाऊं हुर्मत रसूल पे। हम्म, लेकिन इससे ये मतलब हरगिज नहीं लिया जा सकता कि कोई दूसरा पक्का मुसलमान है, तीसरा पक्का मुसलमान है, ये वो ये अच्छा काम करता है, वो ये अच्छा जो कुछ भी था इस जमात का। सबसे पहला तो मुझे ये कुछ समझा देखा, ये जो उनका नाम रखा गया है, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम होना चाहिए?
मेरी समझ नहीं आती, कम मेरी नाकस शकल है इसमें। मैं आपसे इस बात में पूछना चाहता हूँ कि ये लब्बैक ठीक है, लब्बैक के आगे वो लब्बैक पाकिस्तान कम लगा रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह लगा के नारे लगाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होना चाहिए थे? या तो ये प्योर मजहबी जमात हो, फिर तो नाम ये सूट करता है उन्हें। आप लोगों के जज्बात को उभारना, उनके जो मजहबी सेंटिमेंट है उनको उभारना, ये कहाँ की इंसानियत है? और दूसरी तरफ आप चले जाएं जिनके साथ उनको पाला पड़ा है हुकूमत, मौजूदा हुकूमत की, तो वो बदकिस्मती से इमरान खान की हुकूमत है, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। 3 साल हो गए हैं, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। जिन्होंने इनको लाया था वो भी परेशान है, और जिनके ऊपर मुसल्लत किया था वो भी परेशान है। अब किसी को समझ नहीं आती यार इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। यानी 3-4 महीने, डॉक्टर साहब, ये नवंबर का वाकया है, उससे लेके इस वक्त तक यानी 5-6 महीने बन जाते हैं। ये 5-6 महीने किस इंतजार में थे? अब कहते हैं मैं 50 इस्लामी मुल्कों को लेके लीड करूंगा, तो यार 6 महीने में क्यों नहीं एक काम किया कि 1 सेकंड के लिए भी इस पर इन्होंने टाइम दिया किसी को? और फिर रजवी साहब थे, उनको जो उलमा थे उनके साथ बैठ के मुशावरत करनी चाहिए थी, दूसरे उलमा से मुशावरत करनी चाहिए थी, भाई ये मसला है, हम इंटरनेशनल दुनिया में रहते हैं, हमें रहना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। मैं श्योर करता हूँ कि ये जो आलम थे, ये पार्टी तो इतनी अधर्म भी नहीं थी कि वो किसी की बात ना मानते। डेफिनेटली वो उनकी बात शायद मान जाते हैं अगर वो असूलों पर बैठ के बात की जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ असूलों की तो बात ही नहीं किसी ने की। वो इसी तरह टर्कालॉजी में लगे रहे। फिर 20 अप्रैल का उनकी आखिरी मीटिंग होनी चाहिए थी, 20 अप्रैल का उन्होंने इंतजार ही नहीं किया, पहले ये जो जंग में कूद पड़े और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भाई किस खुशी में गिरफ्तार किया उन्होंने? उस वक्त तक तो कुछ नहीं किया था ना, सिर्फ धमकी दी थी धरने की, अगर ये मायदा इस पर अमल ना होता तो 20 अप्रैल के बाद हम अपना धरना देंगे। और ये खुद धरने के एक्सपर्ट है, खुद भी कहता है मैं धरने का एक्सपर्ट हूँ, मैं अपोजिशन जो है मेरे मुकाबले में कोई लोगों को इकट्ठा ही नहीं कर सकती, मुझे निकाल कर तो देखो। और यही क्या नाम है अपना वजीर दाखिला साहब हैं, जो कफन कहते थे हम कफन पहन कर आएंगे, इसी जमात को कफन, इनके सामने वो कफन पहन के नवाज शरीफ के खिलाफ जंग में कूदे थे। हाँ, आज क्या हो गया? आज 2015। आज ये गंदे कैसे हो गए, आज ये गलत कैसे हो गए? जब उस दौर में ये ठीक थे, उस दौर में धरने जायज थे, अब इनके धरने क्यों नाजायज हो गए हैं? असल में रिजवी भाई साहब साहब के धरने। यहाँ पर जी जी। बात थोड़ी सी ये आती है कि यानी आपने भी इस काम पर, इस पर खत्म नबूवत पर काफ़ी काम किया बरतानिया में, ठीक है जी। जी हाँ, बिल्कुल हर बंदा जानता, आप भी जानते हैं इस पर। अच्छा, असल मसला ये नहीं है, मतलब यानी मसाइल कुछ डिफरेंट तरीके इन्होंने तो हैंडल, इनको तो खैर काम बिगाड़ना आता है, इन्हें सुलझाना तो आता ही नहीं है। और एग्री। पहली बात यह है कि एग्रीमेंट ऐसी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब कहते हैं ओ जी भाई, हम फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे तो इसका ये असर पड़ेगा, वो असर पड़ेगा। तो फिर पहले आपको नहीं पता था ये असर पड़ेगा? अगर हम जैसे लोगों को पता है, ठीक है, तो उसको नहीं पता था सर जी फिर मिस्टर यू टर्न कैसे कहलाएं ये? अच्छा, फिर दूसरी बात ये आती है कि देखिए, जैसे आपने कहा कि ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हम अपनी विल जो है ना लोगों पर इम्पोज नहीं कर सकते। एक खातून है, मुसलमान है, ट्विटर पर है, मैंने उनको देखा। उन्होंने कहा कि जो फ्रांस में लोग गए या किसी भी मुल्क में आप जाएं, आप साइलम सीकर हैं या नौकरी की तलाश में गए हैं, वहाँ पर आपने पनाह ली हुई है, ठीक है, या तो सियासी पनाह ली हुई है या रोजगार के लिए आए हुए हैं और आपने वहाँ पर कानून भी तोड़ा, सब कुछ किया, आप वहाँ पर उनको रिहायशी मिल गई। उसके बाद जब आप रोटी खाने के काबिल हो जाते हैं तो आप कहते हैं जी आप अपनी सोसाइटी को हमारी मर्जी के मुताबिक चलाएं। ये बात यही हुई थी ना कि उस टीचर को मारा गया था ना, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ये कहने का भी जो उसने किया था टीचर ने गलत किया था। मैं जी उसकी उस फ़ेल की मज़म्मत करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाकू लेकर या तलवार लेकर जाऊँ जाकर कानून उसको अपने मारूँ। हाथ में तो नहीं लिया जा सकता जी, बिल सिंपल इज दैट। अच्छा, और फिर परसों तरसों कोई जावेद चौधरी ने एक आर्टिकल लिखा, उसने कहा कि ये या उसने लिखा कि ये यानी जानबूझकर आपको छेड़ते हैं और बाकी लोग जो है समझदार हैं, वो कुछ नहीं करते, यहाँ पर बेवकूफ़ों का टोला इकट्ठा हुआ है। तो ये सोचते नहीं है जा करते अपने घर को, मुझे आपने घर, आपने मेरी गाड़ी जला दी, मैंने आपका रिक्शा जला दिया या मकान जला दिया, तो उससे फ्रांस के सफ़ीर को क्या तकलीफ़ हुई है या फ्रांस के सदर को क्या तकलीफ़ हुई है? वो वही होता है ना, जैसे बाहर उठ के किसी को छेड़ दो, बाहर बैठ के वो तमाशा देखे हंसे, देखा ना बेवकूफों को मैंने छेड़ दिया। हुँ, डॉक्टर साहब आपको भी एक अरसा हो गया, मुझे भी जिंदगी के एक लंबा अरसा यूरोप में गुजार दिया हम लोगों ने।
मुझे तो कम से कम कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मजहबी तौर पर मुझे कोई पाबंदी महसूस हो, कोई कमी महसूस हो कि नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, ज़कात देने की, किसी चीज़ की। मुझे कोई ऐसा कम से कम मेरी 50 साल जो ज़िंदगी मैंने यहाँ गुज़ारी, उसमें कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी ने मुझे मना किया, "भाई नमाज़ क्यों पढ़ते हो?" हाँ, शैतान मुझे ज़रूर मना करता रहा है, जिसकी वज़ह से नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन कम से कम यहाँ के इंसानों ने मना नहीं किया अच्छा, पर कभी। साहब यहाँ पर मैं एक वाक़या और बयान करना चाहता हूँ, इसका मैं खुद विटनेस हूँ। यहाँ पर जिस एरिया में मैं रहता हूँ यानी बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। हुँ। वहाँ पर लोकल एमपी आया हुआ था और मेरी उससे भी अच्छी अलेक्स लाइक थी उस वक़्त, तो अब तो वो रिटायर हो गया है। तो उस वक़्त अल माजरून के नाम से यहाँ पर एक ग्रुप था, काफ़ी एक्टिव था। ठीक है जी? जी हाँ, जी हाँ। और तो वो फ़ुज़ूल बातें करते थे और ब खराबियाँ करते थे, बल्कि मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश कानून को अपने हाथ में लेते थे और ब्रिटिश सोसाइटी ने बड़ी टॉलरेंस दिखाई। जब वो बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर किया ना, तो वो जो हमारा मेंबर पार्लियामेंट था, वो यहूदी था। उसने कहा, "ओ ज़्यादा बातें ना करो, आपके मज़हब को मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ।" ठीक है? उसने हुँ, कहा कि शुक्र करो कि आप बर्तानिया में रह रहे हैं, उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर हर आदमी को मज़हब पर अमल करने की इजाज़त है। बिल्कुल। उसने कहा कि आपके मुल्कों में किस मुल्क में एक मुल्क आपके मुल्क में एक फ़िरके को इजाज़त है, दूसरे को इजाज़त नहीं होगी। हमने या सबको इजाज़त दी हुई है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आप जिस भी मसलक के हों, इस्लाम के, जिस भी मसलक के हों, आपको इबादत करने की इजाज़त है, हम मना नहीं करते। आपका अपना मसलक है। तो मुझे बताएँ, उसने कहा कि मुझे बताएँ कि ये फ़ैसिलिटी आपको किस जगह अवेलेबल है? जो कुछ अभी यहाँ आप कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में करते तो पाकिस्तान आपकी जो है ना पुलिस या कांस्टेबलरी उठा कर ले जाती आपको। यहाँ बिल्कुल। आपको हम समझा रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम लोगों ने अब रोटी पेट भर कर मिल जाती है ना, और हम जो है ना, हमें वो क्या कहते हैं भई, बर्दाश्त नहीं हो रही। भई अगर यहाँ पर हर तरह की सोसाइटी, जितनी जितनी लिबरलिज़्म, जितनी टॉलरेंस इस सोसाइटी में मैंने देखी है, मैंने किसी जगह नहीं देखी। ये बिल्कुल। परफेक्ट सोसाइटी नहीं है। लेट्स पुट इट दिस वे कि ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है। वो आपको मना नहीं ना जिस करेंगे, सोसाइटी से हम आए हैं, उस सोसाइटी से तो बेहतर है। हज़ार गुना ज़्यादा टॉलरेंट है, हज़ार गुना। ठीक। बिल्कुल। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड, मतलब ये बात मैं ये करना वहाँ चाहता का हूँ। वो है ना, एक मोहल्ला 8 मसीतां, वही हिसाब है, एक मोहल्ले में 8-8 मस्जिदें बनी हुई हैं। हुँ, एक दूसरे से ऊपर स्पीकर लगा दिए जाते कि मेरी आवाज़ पहले वहाँ पर पहुँचे। यहाँ यार कोई नहीं स्पीकर पहुँचे, लोग फिर भी नमाज़ें पढ़ते हैं, बड़े आराम से पढ़ते हैं, बड़े सुकून से पढ़ते हैं। आज भी जुम्मा मुबारक था। ठीक है, आजकल यहाँ कोविड का मसले में सख्ती बरती गई है, लेकिन उसके बावजूद जो-जो लोग आए, बड़े आराम से बैठ के उन्होंने नमाज़ पढ़ी, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, कोई मसला नहीं किसी के पास था। अच्छा, मतलब कल एक वीडियो वायरल हो रही थी। उसमें कोई एक दाढ़ी रखी थी किसी ने, तो बस वो सूरह नहीं, फ़ी अलम तरा कैफ़ा, वो पढ़ रहा था बड़े एग्रेसिवली, आगे पीछे घूम रहा था, तो पुलिस वाले उसको रोक रहे थे। आखिर में उन्होंने वो जो होता है ना, वो करके तो उसको टांग पर गोली गोली नहीं चलाई, लेकिन वो क्या कहते हैं, चलाते हैं वो जो उसको सुन करने के लिए, ठीक है ना, उसको जी, जी। पकड़ लिया। अब वो मुझे समझ नहीं आती कि तुम आलम तारा कैफा पढ़कर एग्रेसिव होने का वहां पर क्या टोन में क्या कर रहा है, सोसाइटी टोन ये बाजार के अंदर क्यों कर रहा है? कुरान पढ़ने से उसके दिल में नरमी पैदा होना चाहिए थी, ना कि अग्रेसिव होना चाहिए था उससे। नहीं, तो मतलब ये कहने कि हमें कभी मुसलमानों को अपने आप में कभी ये कहते हैं जी इस्लाम ये कहता है, बेशक इस्लाम ये कहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमान क्या करता है या क्या चाहता है? मसला ये होता है ना। मुझे ये बताएं इस्लाम कि और ये, मुसलमान 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं असल अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये टीएलपी का जो है जो एग्रीमेंट तो उन्होंने गलत की थी, वो सारी दुनिया कह रही है। इसको लॉन्च क्यों किया गया? अभी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एक ये ना एक लिहाज से एक नई टीम तैयार की जा रही है। पहले इन्होंने देवबंदियों को यूज़ किया, अब जो है ना बरेलवी जो है ना, क्योंकि जो फ़िक़्ह है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर पंजाब में, तो उनको यूज़ कर रहे हैं। तो यानी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका कोई नया एजेंडा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर उसमें तो मेरे ख़्याल में एक चीज़ तो वेरी वाज़ेह थी, वो कुछ साहब थे ना, वो नोट बाँट रहे थे इनके जलसे में। अच्छा। तो ज़ाहिर है ब प्रॉब्लम ये होता है ना सर कि प्लान कौन ए, सी जल प्लान ये थोड़ी-सी बात पूरी किया करें ना। ये 2017 की बात नहीं कर रहे आप, 2017 की? बिल्कुल, बिल्कुल हुई है सर, आपको फैज़ाबाद पता में। है कि जब आप वैसे नहीं, मुस्कुरा नहीं, रहे हैं, तो नहीं ठीक है लोगों ये के लिए नहीं, लोगों के लिए। अच्छा, फैज़ाबाद में नोट दे देते। फैज़ाबाद वाले में उसमें देखें ना अच्छा, क्या कुछ हुआ था और उसका असर भी हुआ था बाद में। मेजर जनरल साहब थे ना मेरे ख्याल में, यूनिफ़ॉर्म में थे। हाँ, हाँ, यूनिफ़ॉर्म वाले, खाकी हाँ, यूनिफ़ॉर्म हाँ। वाले, ये दूसरी यूनिफ़ॉर्म वाले नहीं जिनको मार पड़ी उस दिन। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। यूनिफ़ॉर्म वाले नहीं थे। आर्मी ये वो वाली थी। यूनिफ़ॉर्म वाले थे जिनको माशाल्लाह बावज़ू होके आपको अगर उनके खिलाफ आप बात करेंगे,
ख्वाह बात सही है या गलत, अगर उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो पता नहीं, तो कोई 2 साल सजा भी है, कोई 5 लाख जुर्माना भी है, या दोनों और भी दूसरी होते हैं। तरफ वही सिक्योरिटी का अदारा, अच्छा। उसका काम भी हम मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को कायम रखना है, अमन अमान को कायम रखना है। पुलिस वाले बेचारे, उनको ऐसे मारा जा रहा था जैसे गधों को मारते हैं, हो। और शर्म महसूस होती है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पर तो पुलिस को देख के अमन का एहसास होता है, हाँ भाई मैं पुरसुकून हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। और वहां उन पुलिस वाले बेचारे भाग रहे थे, उनको अब मुझे वो एक एएसआई अब बेचारा कौन था जिनको मारा गया, जिसका बेटा बैठा हुआ कब्र पर दिखाया गया, यार मैं तो खुदा की कसम खून आंसू रोना शुरू हो गया उस वक्त। ये हालत है अच्छा, इस वैसे मुल्क की। वैसे एक आज भी अदारा वो भी सिक्योरिटी का अदारा, दूसरा अदारा वो भी सिक्योरिटी का अदारा, एक का नाम लेने से पहले आपको वुजू करना पड़े, अच्छा, और दूसरे का नाम से लेकर अपने जुबान पे लीद करनी पड़े। ये बिल्कुल वही हिसाब उन्होंने किया हुआ था। वो तो जो मुझे आईजी पुलिस था वो बैठा हुआ था बेबस होकर, और हम्म, उन्होंने जो मुजाहिरीन थे उनके हाथ में डंडा था, वो तो बिल्कुल। उसने बेबसी के हाल में बैठा हुआ था, तो उसने कहा, किसने लिखा कि ये हमारी रियासत बैठी हुई है बेबस। अब उसमें भी कसूर डॉक्टर साहब पुलिस का नहीं है। आप मुझे बताएंगे, अगर एक 5 लाख का मजमा है बाहर, और 100 पुलिस वालों को आप भेज देंगे, तो उस पुलिस वाले की क्या हालत होगी? 100 की या 200 की या 400 की या 500 की? ये उन बेवकूफों का है ना, जिन्होंने उनको खा के जाके उनको मने करो, या उनके लिए आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। अच्छा, इतना बड़ा हजूम 100-200 पुलिस वाले से, वो भी बेचारे जिनको चलने की सकत नहीं है, जिनके हाथ में डंडा है, बंदूक भी नहीं है, या ज्यादा दो ना असला भी, उनको भी असला दो ना, जाके वो मुकाबला करें बेचारे। ये तो उनको मरवाने का हिसाब है, जाओ खुदकशी करो। अच्छा, ये वैसे तो खुदकशी एक रहेगी एक आपसे। एक आदमी ने वो गालिबन पुलिस का रिटायर्ड आदमी था, वो यानी इस्तीफा देकर चला गया कनाडा में, और वहाँ हम्म। पर ट्रक चलाता है। तो उसने कहा जी भी आईजी पुलिस को ये हालत देखकर बेबसी की हालत में बैठा हुआ है फर्श पर, और डंडा पकड़कर वो लड़के छोकरे जो है ना, वो आगे पीछे उसके शोर मचा रहे हैं, उस बेहुदा जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने लगा भी मैं सोचता हूँ कि मेरा फैसला ठीक था, मैं आज रियासत देख लिया बेबस होकर बैठी हुई है, कोई पुरसान हाल नहीं है, तो मैं ट्रक चलाकर इज्जत महसूस करता हूँ। तो मतलब ये यार कहना था। इसीलिए वो अक्सर लोग कहते हैं कि फौज 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 करते हैं, मुझे इसलिए फौज पर फख्र होता था कभी कभी, कोई यार ठीक है, जो डंडे के जोर पे इसको हमका हाल हाल ही है। अगर ये हाल वो ना करते ना, आर्मी वाले, तो यकीन उनका भी हाल इन पुलिस वालों का ये कौम कर देती। एक ये सिचुएशन। इमरान खान जैसे लीडर आके उनका हाल भी इसी तरह बिल्ली बकरी बनाते था, उनको शेर तो लगते हैं ना कम अज कम। नहीं, लेकिन यह है कि सिचुएशन भी सुना कर वही पैदा करते हैं, जब उन्होंने कोई एजेंडा होता है उनका, कोई चीज़ें तब्दीली लानी होती हैं, उसके मुताबिक पहले वो सूरत-हाल पैदा करते हैं, और तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर की कमजोरी है ना, उसमें उनकी कमजोरी तो नहीं है ना। इसको क्या कमजोरी है? अगर अगर प्राइम मिनिस्टर किसी काम का हो, जीदार किस्म का हो, तो कहना भाई आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नहीं, ये तो बड़ा फिट मैंने इस मुल्क को ऐसे चलाना है, उस तरीके से चलाए। वो अवाम का कहता है ना, मैं वोट लेकर आया, अच्छा, लेकिन जो वोट के बगैर आए, फिर वो कैसे ऐसी चीजें कर सकता है? ऐसे रखते हैं, कर सकते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं उसको कोई कमजोरी है, तो वो कहता है मैं फिट हूँ, मैं तो इतनी देर वर्जिश सब करता हूँ। कहने से तो कुछ हासिल नहीं होता ना। अच्छा, कोई बीमारी वो है उसको? कहते हैं ना, रोने से क्या हासिल है दिले सुधाई, आंखों की भी बर्बादी, दामन की भी रुसवाई। अच्छा, तो यहाँ अच्छा। दामन की रुसवाई आ जाती है बहुत सी। बस भाई यहाँ पर रहने दे, इसकी यहाँ पर ब्रेक लगा लें, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई, अब शहबाज शरीफ साहब आज जेल से बाहर आ गए, ठीक है जी जी। हाँ। तो आप क्या कहते हैं भाई, इससे कोई तब्दीली आएगी? तो पहली बात है कि जिस तरीके से इस बेचारे को भी काफी ख्वार करके जमानत हुई है उसकी भी। जमानत भी जनाब 4 दिन पहले हुई थी जमानत, फिर कहते हैं जज साहब ने साइन नहीं किया, ये कहता है मैंने साइन नहीं किया। मेरे फैसला पहले होता है, उसके बाद साइन होते हैं। नहीं, लेकिन पहले पहले अक्सर तो दोनों। यही तरीकाकार तो यही है ना, कि जमानत होगी है ना, आप जज साहबान वो साइन करेंगे। सीनियर जज ने कहा दिया, जो जूनियर था वो इनकार कर दो, कोई फोन कॉल आ गई होगी, यार थोड़ा मजीद तंग किया जाए। नहीं, सुना है कि असमें वजह फोन कॉल भी आ गई थी, सुना है कि कुछ उस बेचारे का भी हुई है शराब, कोई वीडियो वगैरह का कुछ मसला, कोई या कोई इस तरीके से कोई बात है, अल्लाह जाने, मुझे सही पता नहीं है इसका, लेकिन सुना है कुछ। वो जिस तरीके से नहीं ये नैब का जो है, उस हम्म। उसकी भी कोई वीडियो अवेलेबल है, जिसकी वजह से बेचारा वो जो हुक्म दिया जाता है वो करता है, तो इसका भी कोई मसला डॉक्टर था। साहब ने कहीं शेर बने, आजकल वीडियो का क्या है यार, ठीक है कोई नहीं पूछेगा, आप नेक का एक नाइक काम कर देना, आपको आपके 50 बुराइयां खत्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह कौम आपको पसंद करेगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, इसलिए बड़ा घबराए नहीं, शेर बने। शेर बने तो आप उसको मरवाएंगे बेचारे को। अच्छा, ये बताएं कि इसके इसके शहबाज शरीफ के बाहर आने से क्या हालात में कोई तब्दीली आएगी? सर नहीं, कुछ नहीं होगा।
मैं ये दो टोक मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान अपनी टाइम पूरा करेगा, मुद्दत पूरी करेगा। 1 साल ही तो रह गया है सारा। आखिरी साल तो और ज़्यादा इलेक्शन को उसको तो काउंट ही ना करें। ये 1 साल में रोप पीट के कर लेंगे, वो कोशिश जारी है कि भाई कोई अच्छी रिप्लेसमेंट हो जाए, लेकिन वो नहीं है ना, ये मसला भी तो है ना। आमतौर तो कहा अच्छी जाता है कि रिप्लेसमेंट आ नहीं रही है इस वक़्त। पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं किया जा रहा है, नून लीग वाले मान नहीं रहे हैं। ज़िद्दी हो गए हैं ना, ये नवाज शरीफ साहब ज़िद्दी हो गए हैं असल में। ये कुछ अच्छा, अर्सा पहले ज़िद अगर ऐसे करते शायद आज मुल्की हालात बेहतर होते, लेकिन इसमें उस वक़्त ज़िद आमतौर पर नहीं। कहा जाता है कि बजट पास हो जाए तो फिर उसके बाद हो सकता है कि दमादम मस्त के अंदर हो जाए। सर बजट ना भी पास हुआ तो बजट को ठोंस देंगे, वहां किसने पूछा है? 3 साल अपोजिशन की कौन सी बात मानी गई है, या कौन सी ऐसी बात है जिस पर अपोजिशन को इनकी जरूरत पड़ी है हुकूमत को? अच्छा, फिर वो इस अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। पे जो आप बात कर रहे वो थे ना, कहते नहीं, ना शर्म है, ना कोई है, ना कोई हया है, कुछ है ही नहीं है वहां पर, क्या किया तो जाए? आप बात कर रहे थे ना पहले भी खाकान अब्बासी साहब के बारे में। उनका भी गिला असल में ये था कि ये इस नाजुक मसले पर यानी मुतफिका तौर पर हमारी जो है ना एक आवाज़ आनी चाहिए। तो ये यानी अपोजिशन को बात करने का भी मौका नहीं दे रहे। इसमें हम अपनी इनपुट देना चाहते हैं ताकि पता चले कि पूरी ये असेंबली जो है वो यूनाइटेड है। तो जब वो हम्म। उनको नहीं मौका दे रहे थे, जैसे कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा डाल लिया तो शायद उनके स्वाद में कमी आ जाएगी। तो इस वजह से तंग आकर उन्होंने ये कहा, लेकिन उसमें भी एक इंटॉलरेंस नज़र आती है ना, ये भी इंटॉलरेंस की तरफ हम जा रहे हैं और मैसेज रोक जाता है ना। सर ये पहली बार असल में मैं देख रहा हूँ किसी भी मुल्क की जो हुकूमत है ना, उसमें कोई जो हुकूमत वाले हैं वो एग्रेसिव हैं और अपोजिशन वाले डिफेंसिव है। हाँ, हमेशा ये रहा है कि जो अपोजिशन होती है वो एग्रेसिव होती है। हुँ, हुकूमत की हमेशा कोशिश होती है कि मामलात को खुश उसलूबी के साथ पुरअमन तरीके से चलाया जाए। लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जो मतलब ठीक ठाक प्रोग्राम चलते होते हैं, कोई ना कोई ऐसी उंगली दे देते हैं उसमें कि भाई खराबा पैदा हो। जिस हुँ, तरह आपको वो ट्विटर में पड़ेगा, आप शेख रशीद साहब हुँ, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें पता नहीं कौन सा कट्टा खोलेंगे, वो कट्टों का कट्टे खोल रहे हैं, एक कट्टा नहीं है उनके पास। हुँ, हर काम वो ऐसा करेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि इनका असल में मकसद जैसा है, ये आई लड़ाई के लिए थे हुँ, और आई लड़ाई के ऊपर से हो गई। यानी ये आज भी ये महसूस कर रहे हैं कि वो कंटेनर पर बैठे हुए हैं, उनको किसी चीज का एहसास नहीं है, ना उन्हें कुछ आता है। मुल्क की हालत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन इनके जो चहेते हैं वो आज भी इनको पता नहीं तीसमार खान समझते हैं या क्या समझ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। और यही बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये पुरअमन तरीके से इसको चलने नहीं दिया गया। 3 साल गुजर गए, 3 सालों में ना तो को कानून बना, अब ना कोई उनकी इनका जो है वजारत खारजा का हालत देख लें आप, अंदरूनी खाना आप देख लें कि क्या हालत बनी हुई है। वो मौलवी साहब जो साथ बिठाए मजहबी अमूर के, जो नूर पता नहीं क्या नाम है उनका, उनकी हालत देख लें बेचारों को, झूठ बेचारा वो भी बोल रहा है। ये नहीं, अच्छा, एक कल्चर ही तबाह करके मुल्क का रख दिया उन्होंने। किसी को बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क को चलाएं कैसे हम। बट साहब आपके यानी कबीले के आदमी हैं, साफ़ी हैं, भट्ट साहब, गोयल भट्ट साहब हैं, लाहौर से हैं, बड़े मशहूर साफ़ी हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो नवाज़ शरीफ को छोड़ा जा रहा है, यानी सॉरी शहबाज शरीफ को छोड़ दिया है। इससे सब मत पता चलता है कि उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं थे, वो तो ज़िदबाज़ी होती है, पकड़ कर किसी को भी बंद कर देंगे, 2-3-4 महीने रखेंगे फिर छोड़ देंगे। कई को लोगों को 2-2 साल रखा, कुछ प्रूव नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। आमतौर पर तो ये तो उस बेचारे को तो सज़ा तो वैसे ही मिल जाती है ना, 2 साल तो बदनामी रद्द हो जाती है। तो वो भट्ट साहब ये कहते हैं, वो कहते हैं कि अब तो ये उन्होंने नैब से ये फैसला भी करा लिया है कि नवाज़ शरीफ की जो जायदाद है, उसकी नीलामी होगी। ठीक है जी। और हम्म। फिर कल एक और साफ़ी को मैंने देखा, उसने कहा भी नवाज़ शरीफ की कौन-सी जायदाद? वो तो ये जो जितनी जायदाद थी वो तो तक़सीम हो चुकी थी पहले, ये ना उनके बाप की जायदाद थी, वो सारे भाइयों में तक़सीम हो चुकी थी। तो हम्म। इनकी जायदाद जो जिसको कह रहे हैं तो वो तो इन सब फैमिली की है। तो इसके बारे में कुछ यानी क्या ये नया कट्टा नहीं खोल रही आपकी गवर्नमेंट? सर ये बिल्कुल आपकी होगा। गव आपकी गवर्नमेंट से मुराद पाकिस्तान की गवर्नमेंट। चलो मेरी ही सही मैंने वैसे मुझे तो शायद ईमान से मैं बेहतर चला लेता है इनसे। अच्छा। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, मैं बाकी आपका बताता हूँ कि किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में क्या हुँ, ये कभी हुआ कि किसी को पकड़ा 2 साल के अंदर बैठा हुआ है, हुँ, मुकदमा भी नहीं चल रहा है, अंदर बैठा हुआ है, पेशी भी नहीं हो रही है, 2 साल के बाद वैसे ही छोड़ दिया जाता है? वो उन 2 सालों का हिसाब कौन देता है फिर? अब उन 2 सालों का हिसाब कहीं होना चाहिए ना। क्यों एक 2 साल के लिए या 6 महीने के लिए सब
ये जो जंग अखबार का चीफ एडिटर साहब थे, मालक साहब, बड़ा आदमी है, कितने महीने इसको अंदर रखा? क्या किसी ने पूछा कि भाई अगर अंदर रखा था तो कुछ जुर्म पकड़ा होगा ना, आपने अंदर रखा। अब ये राय विंड के जो इनके अपने मकानात हैं या जो कुछ इनका है प्रॉपर्टी, बिल्डोजर खड़े कर दिए, रात को जाकर हम गिरा देंगे। ओ भाई, किस लिए, क्यों गिराओगे? एक आम आदमी का तो आपको गिराने का हक नहीं है जब तक उसको प्रॉपर नोटिस ना दिया जाए कि ये भाई गैर कानूनी तरीके से तुमने जमीन हासिल की है। वो तो सारे कानून शानून उनके तो पूरे थे। मैं फर्ज करता गैर कानूनी तरीके से भी हो तो कम अज कम लीगल कानून होता है ना। मैं जोर में यहाँ बैठा, ये मेरा मकान है, कोई आए बाहर से बुलडोजर गिरा दे, क्यों? तुम गैर कानूनी है, और बाद में पता चले गैर कानूनी भी नहीं है, तो उसका क्या हाल है? कौन कौन कर सकता है ऐसी हरकत? उसमें लेकिन जहां तक तल्लक है ना शहबाज शरीफ का, मेरे ख्याल में उन्हें अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ के पॉलिसी के साथ साथ उसे भी उसी टो के साथ चलना चाहिए। अगर इस मुल्क के मुस्तकबिल को किसी ने बेहतर बनाना है, अगर वही अगर डंग टपाओ वाली गल है तो फिर तो ठीक है, डंग टपाओ। अभी 4-5 साल ये लगा के चला गया, 4-5 साल आगे आगे नेक्स्ट बारी फिर आ जाएगी पीएलएम नून वालों की, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो खैर अब दूर दूर हो गया, जो पहले भी था उससे भी बुरा हाल हो गया उनका। तो अब ये पार्टी आ गया, इनके ये आ जाया करेंगे। वो ना अगर आए तो ये अपने ये जो जमात है अपने पीटी क्या नहीं तहरीक पाकिस्तान वाले, अब ये भी माशाल्लाह ठीक ठाक पार्टी बन गए हैं। तहरीक किसी लेबैक। जमाने में किसी जमाने में एमक्यूएम को लॉन्च किया गया था, अब इनको लॉन्च किया गया है। ये तो मामलात इस दुनिया में चलते रहते हैं, इस मुल्क में चलते रहेंगे। आपने कहा कि लोगों को पकड़ते हैं, मसलन पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट और जिसने बहुत से आम कारनामे अंजाम दिए, खासतौर पर हम्म नून लीग के लिए, चीमा साहब, ठीक है ना, आज चीमा साहब, उनको बेसिकली वो कहते हैं कि उनका जुर्म यह है कि उसने इतने अच्छे काम किए थे कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो ना कारनामे माने जाते थे वो, लेकिन हम्म पीछे दिमाग उसका था, और जो है हिकमत अमली उसकी हुआ करती थी, या उसके क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुआ करती थी। अच्छा, जी उसको 2 साल 2.5 साल जेल में रखा, और जेल में साबुत कुछ भी नहीं हुआ, जेल में ही रहकर उसकी रिटायरमेंट हो गई है, ठीक है। देख लें। वो कहता है जी मेरी तौबा, मेरे बच्चों की तौबा, आइंदा हमारा कोई आदमी जो है ना पाकिस्तान की खिदमत नहीं करेगा। सर वैसे भी अब किसी भी सियासतदान को भी बात है, धमाके किसने किए, एटम बम किसने बनाया, बनाने वाला हाल से जो गया बेचारा, इन सारी की जब हालत देखो तो ये एक बिल्कुल सीक्वेंस नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क के साथ हमदर्दी की उसकी गर्दन कटी, वो जलील ख्वार हुआ, वो तबाह बर्बाद हुआ। और जो जो मुजरिम रहे, जिन जिन भी, वो ख्वा सियासी लीडर हो, ख्वा जर्नैल हो, ख्वा कोई भी हो, किसी ब्यूरोक्रेट्स हो, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, वो सुरखरू रहे हमेशा, बाइज्जत रहे, बावकार रहे हमेशा से। उनको ये वो, पूरी हिस्ट्री में यही होता आ रहा है इस वक्त तक इस इमन मुल्क साहब के। ये कहते हैं कि जिन लोगों ने, बल्कि और जो उनके हमायती हैं वो कहते हैं कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, फाइल को अपने टेबल पर रहने दिया और पास ऑन भी नहीं की, ये करप्शन भी की होगी उन्होंने, और कोई ये तनख्वाह लेते रहे, मराहत लेते रहे, लेकिन काम नहीं किया, वो डांट से अभी भी जिंदगी गुजार रहे हैं और बड़े नेकनाम माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काम नहीं बिल्कुल। किया। जिन्होंने जिन्होंने काम किया उन पर इतराज हो रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे मूव होना चाहता हूँ भट्ट साहब यहाँ पर। जी जी। एक कल के वीडियो में मैंने कहा था कि कोशिश की जा रही है यानी पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो जाए, और ताकि कुछ इसमें मामलात को सुलझाया जाए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? और सुना, ये भी सुना है कि इंडिया वाले कहते हैं कि भाई हमें इमरान से मिलकर क्या लेना है। क्या लेना है, लेना है, ये ना कहीं अब नहीं लेना है। इसमें असल में दोनों का मुश्तरका मफाद है। अच्छा। इमरान खान साहब का तो मफाद इसमें है ना कि उनके सर से जो है ना ये इस वक्त प्रेशर, हम्म। वो छूट जाएगा, ख्वाह वो रिजवी साहब का हो, हम्म। ख्वाह वो बिजली पानी का हो, ख्वाह वो कीमतों का हो, किसी भी सूरत में इस वक्त हुकूमत उनसे चल नहीं रही है। हम्म। तो लिहाजा वो अपने सबसे बड़े दुश्मन, हम्म। जो जो दुश्मन मेरे काउज में इन ब्रैकेट्स है, लेकिन अवाम की नजर में से इतना बड़ा दुश्मन जो हिंदुस्तान का है ना, पाकिस्तान का है, वो हिंदुस्तान ही उन्होंने बना के रखा हुआ है। उनसे अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो ये इसको अपनी कामयाबी करार देंगे, यानी ये बोझ अपना उतार देंगे। और यही हाल इस वक्त जनाब जनाब मोदी साहब का है। हम्म।
जो मोदी साहब से तवक्कुआत थी, वो हिंदुस्तान के लिए जो वो काम करेंगे, उनमें से कोई काम उन्होंने नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, मुल्क माशी तौर पर बेहतर हुआ था, अब माशी हालत भी उनकी काफ़ी नाज़ुक होती जा रही है। और दूसरी तरफ कोरोना का मसला है। ये बजाय कि कोरोना के मसले में हल करते, वो उसमें दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं। वो उनका भी मफाद है, वो भी उन्होंने भी अपनी कौम को पाकिस्तान के बराबर लेके तकरीबन आ ही रहे हैं। उनमें भी इतनी नफ़रत फैलाई जा रही है, जितनी पाकिस्तान में फैली हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ, इसीलिए हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ वही नफ़रत फैली हुई है इस वक़्त। और जब किसी ने जान छुड़ानी होती है, तो जो सबसे अवाम की नज़रों में जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, उसके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला, या उससे जीत का सिलसिला, या उससे बैठ के हम मुज़ाकरात कर रहे हैं जी, ये मसले आपके हल कर लेंगे। असल में ये इनके अपने अंदरूनी मसाइल हैं। असल उसूल है, ठीक है, पाकिस्तान तो ज़्यादा अचीवमेंट करेगा, हिंदुस्तान कम अचीवमेंट करेगा मुलाकात से, तो दोनों मुलाकात का मसला भी है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो बॉडी है, इस वक़्त मेरे ख़्याल में उनके भी कुछ अपने मामलात ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी को यहाँ में नंबरदार तो बनाना है। आप ये देख लें ना, अमेरिका की फ़ौजें वापस आएँगी, उसके बाद वो मैदान खुला छोड़ दिया जाएगा, उसको किसके कंट्रोल में होगा भाई? चाइना को भी कंट्रोल करना चाहते हैं अमेरिकन्स, रशिया को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, लिहाज़ में वहाँ पर किसी न किसी की आज़ादारी तो उन्होंने कायम करनी है। उसके लिए भी चुनाव शायद करना चाहें, कुछ मामलात करना चाहें। असल मेरा पॉइंट ये था कि जब 2 मुल्कों के सरबराह मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, तो उनका मुश्तरका एलामिया कोई जारी होगा, अभी हमने ये अचीव किया, इसमें से ये आउटकम हुआ। तो उसमें एक प्रोग्राम या ख़्याल ये पाया जाता था कि शायद कश्मीर के बारे में कुछ करें, जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में तो फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत-हाल नज़र नहीं आती, कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आता कि वो लोगों को कहते हैं कि हाँ जी, वी हैव अचीव्ड दिस। अभी तो नज़र नहीं आ रहा ना। फिर क्यों 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 नहीं नज़र आप इतने बड़े हो, क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मुझे क्या क्यों नज़र आ रहा है? बताएँ ना फिर। सर मेरे ख्याल में तो ये तक़सीम कर चुके हैं और उसी को अब पक्का किया जा रहा है। अच्छा। उसी वजह अभी तो दस्तखत नहीं ना हुए, सूबा बनाना है अभी गिलगित-बल्तिस्तान को। हुँ, राज़ी कौन नहीं होगा? हिंदुस्तान भी तो राज़ी नहीं होगा ना। हुँ। उसको कुछ न कुछ लद्दाख वाला से कुछ दिया जाएगा तो राज़ी होगा ना। या जिस दिन हम उधर तुम वाला मसला कोई होगा तो राज़ी होगा ना कोई। तो इसमें तो मसला ठीक-ठाक बनेगा। ये चीज़ें जब ये पाइपलाइन में है ना, देखिए मुज़ाकरात से क्या मुराद होती है, जब 2 प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, एक कमरे में बैठते हैं, वहाँ जाके बातें नहीं शुरू होती, बातें तो पहले की तयशुदा होती हैं। रह चुकी हो वो चुकी। रस्मन जाके वहाँ सिग्नेचर होते हैं। तो ये बातें देखें ना, 370 पे एग्री करना, 35 ए पे एग्री करना, खामोशी से मुराद एग्रीमेंट ही होता है ना। हर मैं जुमे आपको खड़े होने का वादा करके आप नहीं गए, इससे मतलब आपने कहा ठीक है यार, मिट्टी पाओ। वही अपने गुजराती में चौधरी साहब मिट्टी पाओ, इधर से मिट्टी पाओ। निजात तो मिट्टी साहब। पाओ उधर हो गया, इधर सूबे की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का भी नाम नहीं लेने देता था गिलगित-बल्तिस्तान का। हुँ। अब के बाद वो कोई नहीं बोला। अच्छा, अब के इसमें बाद उसने कहा मिट्टी एक पाओ। एक एक साहब ने मेरे साथ राब्ता किया और उन्होंने कहा यार भी ये सारा ड्रामा उसने अब सुना वाला आपने कहा जी भी क्या जी ये मैं सब मामला मेरे कमर के लिए था, ठीक है जी। हुँ, तो भाई मेरा कंबल चोरी करना था उन्होंने, ठीक है। तो वो कहता है बिल्कुल। कि सारा मसला ये जो है ना तहरीक लब्बैक का या दूसरा आगे पीछे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसने कहा कि ये डायवर्शन है, असल टारगेट कुछ और है। मैंने कहा असल टारगेट आपके नज़दीक क्या है? वो कहने लगे असल टारगेट जो है जम्मू कश्मीर है उसका फैसला हो रहा है। तो ये ठीक है। लोगों हैं जी? मेरा इतना नॉलेज लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन वो नज़र आ रहा है, होगा फैसला हमारा ही। कंबल हमारा जाएगा। कंबल हमारा जाएगा और ये बताया जाएगा कि शबीर या चौधरी आपका तौलिया जाएगा खान साहब, आपका तौलिया जाएगा खान साहब। खान साहब का ईमान जाएगा और क्या होगा? तो तौलिया जाए या फैसला कंबल तो जाए। डॉक्टर साहब ये हो रहा है कि शबीर चौधरी को जेल में भेज दिया जाए, अरबाज भट्ट को पिंडी में लगा दिया जाए, ये पिंडी वालिया हो जाए, वो जेल वालिया हो जाए। ये बिम्ब-शिम्ब छोड़ो, ये कोटली को खैरबाद कर दो। नहीं, नहीं देखिए अगर ऐसा करेंगे ना तो मेरा इलाका बनता है भिंबर जो है ना वो गुजरात के साथ ज़्यादा करीब है। या शो गुजरात के तरफ में वैसे ही है, छोड़ें उसका नाम अच्छा नहीं है, आप इधर आ जाएँ, अच्छा। जेलम के साइड। चलिए भट्ट साहब ये काफ़ी बातचीत हो गई, बड़ा बड़ा अच्छा आपने हँसी मज़ाक में बड़ी बातें कह दी हैं और वैसे तो एक बात ये भी याद आती है कि इससे भी आपसे बात कर लूँ भई एक हैं रिज़वान रज़ी हैं, उसको रज़ी दादा कहते हैं लोग अक्सर। तो
तो वो जो है ना वो भी हंसी मजाक में बात करते हैं, लेकिन मतलब की बातें सारी कह लेते हैं वो भी। तो वो कहते हैं कि ट्विटर पर उन्होंने आज लिखा, कहते हैं कि जो लोग खाकसार को धड़ाधड़ फॉलो कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मजीद फॉलो बंद कर दें। पिछले अकाउंट से, यानी पहला अकाउंट जो उन्होंने बंद कर दिया था, तो कहते हैं पिछले अकाउंट से जब इतने हो गए थे ना, कितने हजार, 72,000 से क्रॉस कर गया ना उनका जो फिगर फॉलोइंग, तो कहते हैं कि खाकसार को उठा लिया गया था। ठीक है, खाकसार को उठा लिया गया था, तो हम फिर सुकरी पहुंच रहा हूँ, तो मेरी हिम्मत जाती नहीं। बिल्कुल इसी वजह से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हंसी मजाक में बात करूँ, ऐसा ना कोई आपका ये चैनल है कभी कभार इस पर दिल की बात कह लेते हैं तो ये भी बंद हो जाए, फिर फायदा तो कुछ ना हुआ। लेकिन मैं खुद भी वैसे वैसे ही जनाब जाते जाते वो अपने खान साहब जनेवा वाले जो हमारे साथी हैं उनसे मैं माजरत चाहूंगा कि भाई घबराएं नहीं, इंशाल्लाह तौलिया आपका ही है, माहिर रमजान को गुजरने दे। नहीं, बस तौलिया मतलब आपने उनके वाले कर दिया। मैंने जान छुड़ा दी तौलिया से। अच्छा चले, तौलिया भी कंबल होता जा रहा था। अच्छा चले, कमर से जान छूट गई। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ठीक है नाज़रीन, देखा भी इसमें आज हमने मुख्तलिफ जो है ना मौज़ूआत पर बातचीत की है, और हल्के फुल्के अंदाज में बात की है। बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाए तो वो भी बाज़ औक़ात लोगों को पसंद नहीं आती। और फिर हम चाहते थे कि थोड़ा सा माहौल ज़रा लाइट रखा जाए। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और मैं ये भी आपसे कहूँगा कि डू सब्सक्राइब, ताकि जो आपको प्रोग्राम रेगुलर मिलता रहे। जो लोग अक्सर में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं पर्सनली उनको कॉपी भेजूँ। ये मेरे घंटे लग जाते हैं कितने भेजने में। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो खर्चा तो नहीं होता ना आपका। तो आई लीव इट एट दैट, एंड आई होप यू लाइक द प्रोग्राम, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम आइदर विद द न्यू गेस्ट, और मैं खुद हाज़िर हो जाऊँगा आपकी खिदमत में। इसी पर ख़त्म करते हैं हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।